नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। त्रिनैना की यह कड़वी बातें सुनकर त्रिपाली चिल्लाते हुए कहती है, त्रिनैना। पर तभी त्रिनैना त्रिपाली की ओर देखते हुए कहती है, चिल्लाइए मत माँ, मुझे भी आपकी तरह चिल्लाना आता है। और हाँ माँ, अब इस बात के बारे में दोबारा कुछ मत कहना। और इतना कहकर त्रिनैना वहाँ से तेज कदमों से उस कक्ष से बाहर निकल जाती है। और त्रिपाली को त्रिनैना की इन सब बातों को सुनकर बहुत ही क्रोध आ रहा था। और उसी क्रोध में वह अपने सामने लगे आईने पर जोर से अपना हाथ मारती है और वह आईना एक बार में ही टूटकर बिखर जाता है। और तभी त्रिपाली के कक्ष में विधि राक्षादासी को लेकर प्रवेश करती है। राक्षादासी और उसकी सखी के साथ अपने पैरों को टेकते हुए वह त्रिपाली के कक्ष में पहुंची। पर त्रिपाली अभी भी त्रिनैना की बातों को लेकर बहुत ही अधिक क्रोधित थी। पर इस बात से राक्षा अनजान थी। और तभी राक्षा त्रिपाली की पीछे से ही आके कहती है, महारानी की जय हो। पर त्रिपाली को सोच रही थी, इसलिए वह राक्षा की तरफ नहीं मुड़ती। वह तो सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए आईने के टुकड़े में अपना चेहरा देख रही थी। पर तभी राक्षा ने दोबारा से कहा, महारानी की जय हो। पर त्रिपाली उस आवाज़ को सुनकर क्रोधित होते हुए पीछे मुड़ती है और बहुत ही क्रोधित आवाज़ में वह कहती है, तूने ये क्या लगा रखा है, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। और तभी त्रिपाली कुछ सोचते हुए राक्षा से कहती है, तू इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे तो अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। और तू आज इन दासियों को अपने साथ लेकर मेरे कक्ष में क्यों आई है? तुझे पता है ना कि मेरे कक्ष में मेरी मुख्य दासियाँ और मेरी पुत्री के अलावा कोई नहीं आता है। और फिर राक्षा अपनी महारानी त्रिपाली की यह बात सुनने के बाद बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, महारानी मैं वहीं जा रही थी, पर जाते वक्त ना जाने अचानक से कैसे मैं गिर गई और मेरे पैरों में चोट लग गई, जिस कारण मैं अकेले चल भी नहीं पा रही हूँ। बस इसलिए मैं आज इन दासियों को अपनी सहायता के लिए लाई हूँ। मैं तो बस आपसे यह कहने आई थी कि। पर इसके आगे राक्षा कुछ कहती कि त्रिपाली तेज आवाज़ में बोलती है, राक्षा। और जैसे ही त्रिपाली राक्षा को देखते हुए उसका नाम लिया, वह अपने पास खड़े दासियों को देखते हुए कहती है, जी महारानी। और इतना कहकर राक्षा विधि को और जो विधि के साथ एक दासी और थी उनकी ओर देखते हुए कहती है, तुम दोनों जाकर मेरे बाहर आने का इंतज़ार करो। पर विधि त्रिपाली और उसकी मुख्य दासी राक्षा की बातों को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर त्रिपाली राक्षा को कहाँ पर जाने की बात कह रही थी। और विधि वही खड़ी रह जाती है। पर तभी राक्षा दोबारा विधि को घूरते हुए कहती है, अब तू भी जाना। वैसे जो यह मेरे साथ हुआ है सब तेरे कारण ही हुआ है। और फिर राक्षा की इतनी बात सुनकर विधि वहाँ से बाहर चली जाती है। और फिर विधि के बाहर जाने के बाद राक्षा और त्रिपाली दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। और विधि उसी कक्ष के बाहर खड़ी उनकी बातों को सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी, पर वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। और तभी विधि की सखी कहती है, विधि आज इस राक्षा को इस स्थिति में देखकर बड़ी खुशी मिली। ये हमेशा सबके साथ क्रूरता से व्यवहार करती है और अच्छा होता कि उसका एक पैर ही टूट जाता। जो ये सब महारानी की तरह हुक्म जताती रहती है, उससे सबको आज से मुक्ति मिल जाती। और इसका जो नाम राक्षा है, इसका नाम तो राक्षा नहीं बल्कि राक्षसी होना चाहिए था। और विधि अपनी सखी की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है। और मुस्कुराते हुए ही विधि कहती है, सही कह रही है तू, सच में इसका नाम तो राक्षसी ही होना चाहिए था। पर तभी राक्षा बाहर आ जाती है और अचानक से अपने सामने उस राक्षा को देखकर विधि और उसकी सखी एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें लगा कि उस राक्षा ने उनकी सब बातें सुन ली हैं। और यही सोचते हुए दोनों एकदम से शांत हो जाती हैं और अपनी नज़र नीचे झुका लेती हैं। पर राक्षा विधि को देखते हुए कहती है, अभी तो बड़ी हंसी आ रही थी तुझे, अब अचानक से ऐसे चुप क्यों हो गई? पर विधि एकदम शांत थी। तब वह राक्षा कहती है, अब चल मुझे मेरे कक्ष तक छोड़ कर आ। और उसके बाद विधि उस राक्षा को उसके कक्ष में छोड़ने के बाद वह तुरंत त्रिपाली के कक्ष के पास आ जाती है और उसके कक्ष से थोड़ी दूर जाकर छिपकर वहीं खड़ी हो जाती है। और कुछ समय बाद त्रिपाली उसी क्रोध के साथ बाहर निकलती है और अपने कक्ष से बाईं तरफ जाने लगती है और विधि उसी के पीछे छिपते हुए चल देती है। और विधि उस त्रिपाली के पीछे जा ही रही थी
कि अचानक से त्रिपाली पीछे मुड़ी, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। पर विधि त्रिपाली के पीछे मुड़ने से पहले ही वह छिप जाती है, और जब त्रिपाली को वहां पर कोई नहीं दिखा तो वह फिर आगे बढ़ने लगती है। पर विधि उसे अचानक से पीछे मुड़ते देख एकदम डर ही गई थी, और वह त्रिपाली के आगे बढ़ने के बाद पहले तो विधि एक गहरी सांस लेती है, फिर वह त्रिपाली के पीछे जाने के लिए बाहर आती है। पर जब वह बाहर आती है तो वह एकदम चौंक सी जाती है, क्योंकि त्रिपाली तो वहां पर कहीं थी ही नहीं। और जब विधि को त्रिपाली नहीं दिखी तो विधि दौड़ते हुए आगे बढ़ती है, और इधर उधर जाकर वह त्रिपाली को देखने की कोशिश करती है कि वह कहाँ गई। पर विधि को त्रिपाली कहीं भी नहीं दिखी। विधि वहां हर एक मार्ग पर जाकर त्रिपाली को देखती है, पर त्रिपाली वहां पर कहीं नहीं दिखी। तब विधि वहीं खड़ी होकर सोचने लगती है कि आखिर त्रिपाली गई कहाँ अचानक से, क्योंकि अभी तो वह इसी कक्ष के सामने ही तो खड़ी थी। तब विधि सोचती है कि कहीं त्रिपाली इसी कक्ष में तो नहीं है। पर जब विधि उस कक्ष के द्वार को देखती है तो उस कक्ष के द्वार बाहर से ही बंद था। और तब विधि उस कक्ष के द्वार को बंद देखकर धीमी आवाज में अपने आप से ही कहती है, ये त्रिपाली कहाँ चली गई अचानक से। और दूसरी तरफ रीवा विधि के घर में विधि के पिता और सम्राट के साथ बैठा हुआ था। और तभी रीवा विधि के पिता को देखते हुए कहता है, विधि कंपा, मुझे सिर्फ अपने घर जाकर अपने पूर्व जन्म के माता पिता के चित्र को देखकर मुझे सिर्फ उतना ही याद आया जितना कि मैंने अपने माता पिता के साथ समय बिताया था। पर उसके बाद क्या हुआ मुझे अब तक कुछ याद नहीं आ रहा है। धीरे धीरे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आज आप अपने घर को देखकर इतना याद आ ही गया है, और आपको विश्वास भी हो गया है कि आप पुनर्जन्म हुआ है। विधि के पिता रीवा को देखते हुए कहते हैं। तब रीवा कुछ सोचते हुए कहता है, विधि कंपा, पर एक बात आपकी मुझे समझ नहीं आई कि आप मुझे महाराज क्यों कह रहे थे, क्योंकि मैं कोई राजा का पुत्र तो था ही नहीं जो मैं महाराज बनता। मैं तो अब अपने साधारण माता पिता का साधारण सा पुत्र था। और एक बात और, कि जब मेरे माता पिता की मृत्यु मेरी छोटी सी उम्र में ही हो गई थी तो फिर मैं किसके साथ था। और यही कहते हुए रीवा उस चित्र को अपने हाथों में लेता है, जिस चित्र में तिगांश यानी रीवा और तिगांशनी यानी अनुवर्णा दोनों एक साथ थे। पर उसमें रीवा यानी तिगांश एक राजसी पोशाक पहने हुए तिगांशनी के पास खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। और तभी रीवा उस चित्र को देखते हुए कहता है, पर मैं इस चित्र में यहाँ राजकुमारी तिगांशनी के साथ राजसी पोशाक पहने कैसे खड़ा हुआ हूँ। वह तो एक राजकुमारी थी, फिर मुझे साधारण से युवक के साथ इस तरह से वह क्यों खड़ी थी। और रीवा की इन सब बातों को सुनते हुए ही विधि कंपा कहता है, तिगांश, आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और तब विधि कंपा रीवा को देखते हुए कहता है, रीवा, आपकी पहली बात का जवाब ये है कि जब आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो आपको यहाँ के महाराज बद्रीवन आपको अपने साथ महल लेकर चले गए थे, और आप उसी महल में उन्हीं की छत्रछाया में बड़े हुए। और महाराज आपको अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने आपको सारी शिक्षा और विद्या दिलवाई, जितनी विद्या और शिक्षा एक महाराज के पुत्र को ही सिर्फ प्राप्त होती थी। और मैंने सुना था कि महाराज ने आपको इतना प्रेम इसलिए दिया था क्योंकि आपके माता पिता उनके ही प्राणों को बचाने में अपने प्राण गंवा दिए थे। और जो आप इस चित्र की बात कर रहे हो तिगांशनी के साथ की इस राजसी पोशाक में, तो यह चित्र उस समय का था जब आपका और तिगांशनी का विवाह होने वाला था। क्योंकि जब ये चित्र बनाया जा रहा था मैं भी आपके साथ ही था, और एक मैं ही आपका बचपन का मित्र था जिसे महाराज आपके साथ रहने देते थे। और पता है तिगांश, आपको महाराज आपका तिगांशनी के साथ विवाह करवा कर आप दोनों को यहाँ का संपूर्ण भाग देने वाले थे, क्योंकि तिगांशनी के साथ विवाह होने के बाद उसे यहाँ की महारानी बना देते और आपको यहाँ का राजा। पर इसके आगे फिर विधि कंपा एकदम से रुक जाता है। पर तभी रीवा थोड़ा तेज आवाज में कहता है, पर क्या? विधि कंपा, बताओ ना। पर अचानक से ना जाने क्यों विधि कंपा की आंखें नम हो जाती हैं, और धीमी आवाज में विधि कंपा कहता है, तिगांश, आज भी वह दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। यहाँ का पूरा राज्य और पूरा राजमहल खुशियों से भरा हुआ था आपकी और राजकुमारी तिगांशनी की विवाह की खुशी में।
पूरे राजभवन को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था और महाराज तो इतने खुश थे कि वो खुद ही कार्यों में लगे हुए थे। और राजकुमारी तिगांक्षनी और आप दोनों भी बहुत खुश थे, क्योंकि आप दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। और तभी बिधिगंपा थोड़ा मुस्कुराता है और थोड़ा खुश होते हुए कहता है, आपने तो मुझे राशि वस्त्र भी दिए थे आपके विवाह में पहनने के लिए, और तब मैंने कहा था कहीं आप महाराज बनने के बाद आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे। पर आपने अपने गले लगाते हुए मुझसे कहा कि मैं आपको इस जन्म में तो क्या, मैं आपको किसी भी जन्म में नहीं भूलूंगा। यह बात आपके विवाह के एक दिन से पहले की थी। और जब रात हो गई तो मैं अपने घर आ गया था। घर में वह रात सो नहीं सका था, क्योंकि मुझे तो उस सुबह का इंतजार था जब मेरा मित्र यहाँ का राजा बनने वाला था। और वह रात मेरी कैसे बीती थी वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और फिर जैसे ही सुबह हुई, मैंने आपके द्वारा दिए गए राशि वस्त्रों को पहनकर सीधे महल पहुंच गया। पर जब मैं महल पहुंचा तो वहां सिर्फ चारों ओर शांति ही फैली हुई थी। वहां पर जितने लोग थे सबके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं उस महल की खामोशी और सबकी उदासी देखकर एकदम घबरा ही गया था। और तब मैं सीधे आपके कक्ष की ओर बढ़ा, पर वहां पर पहुंचकर मैं तो एकदम टूट ही गया था, क्योंकि आपके कक्ष में महाराज बैठे रो रहे। और यह देख तो मैं भी घबरा गया। पर मैं फिर शीघ्रता से आगे बढ़ा, और जब मैंने देखा कि महाराज के सामने आपका और राजकुमारी तिगांक्षनी का मृत शरीर पड़ा हुआ था, और वह सब देखकर मेरे पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई थी। तब मैंने यहाँ पर खड़े दास दासियों से इसके बारे में पूछा भी, पर इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने महाराज से भी जानने की कोशिश की, पर उनको भी कुछ नहीं पता था कि आप दोनों के साथ क्या हुआ था। और इतना कहते हुए बिधिकंपा रोने लगता है, और फिर रोते हुए ही कहता है, और आज तक शायद कोई भी नहीं जान सका कि उस रात आपको तिगांक्षनी के साथ क्या हुआ था। पर मैंने महल में किसी से सुना था कि आप दोनों के ऐसे अचानक से मृत्यु हो जाने का कारण वह त्रिनैना ही थी, क्योंकि वह भी शायद आपसे ही प्रेम करती थी। हाँ, उस त्रिनैना ने मुझसे भी यही कहा था, रीवा ने बिधिगंपा को देखते हुए कहा। और सम्राट वहीं बैठा चुपचाप रीवा और बिधिगंपा की बातें सुन रहा था। और तभी विधि वहां आ जाती है, और विधि को देखते हुए रीवा कहता है, विधि क्या आपको कुछ पता चला? तब विधि सम्राट की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए रीवा के करीब जाकर कहती है, नहीं रीवा, मैं उस कक्ष को तो नहीं ढूंढ सकी, पर वह त्रिपाली महल में नहीं है, वह कहीं जा चुकी है। तब रीवा कहता है, पर आप तो कह रही थी कि वह कल जाएगी महल से बाहर, तो फिर आज कैसे गई त्रिपाली? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक से त्रिपाली कहाँ गई, पर वह मेरे सामने ही अचानक से गायब हो गई थी, और मैंने उसे वहाँ काफ़ी देर तक ढूंढा, पर वह कहीं नहीं थी। और तभी विधि कुछ याद करते हुए कहती है, रीवा, पर एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी आज। जब मैं त्रिपाली के कक्ष की ओर बढ़ रही थी, तब मैंने त्रिनैना को उस त्रिपाली के कक्ष से क्रोधित होते हुए बाहर जाते देखा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह बहुत ही क्रोधित थी। शायद वह आपको लेकर ही क्रोधित थी, और वह आप तक शीघ्र ही पहुंचना चाहती है। रीवा, मैं तो कहती हूँ आप अब महल में चलो और महाराज को ढूंढकर शीघ्र उनसे यहाँ से महल बाहर जाने का मार्ग पता कर लो, ताकि आप शीघ्र तिगांक्षनी यानी आपकी पत्नी अनुपर्णा के पास पहुँच सके। नहीं, कहीं वह त्रिपाली और त्रिनैना उन तक पहुँचकर कोई आघात ना पहुँचा दे उन्हें। तभी सम्राट भी कहता है, हाँ रीवा, विधि ठीक कह रही है, हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी रीवा कुछ सोचते हुए कहता है, पर पहले मुझे उस क्रूबंगा राक्षस का अंत करना है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को वचन दिया है कि मैं शीघ्र ही उस क्रूबंगा राक्षस का अंत करूँगा। और यह कहते हुए रीवा बिधिकंपा की ओर देखता है, और फिर उससे कहता है, बिधिकंपा, क्या आप जानते हैं कि क्रूबंगा कौन है और वह कहाँ पर रहता है? पर बिधिकंपा को सोचते हुए कहता है, तिगांक्ष, मैंने तो ना ही उस राक्षस को कभी देखा है, और ना ही मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है, और मैंने तो उसका कभी नाम भी नहीं सुना यहाँ पर। तभी विधि फिर कहती है, रीवा, पहले हमें महाराज को ढूंढना चाहिए। अगर वो हमें मिल गए तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। और फिर बिधिकंपा भी कहते हैं, हाँ तिगांक्ष, अगर आप महाराज तक पहुँच गए तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और शायद
अब आपको और विलंब नहीं करना चाहिए। और फिर विधि से कहता है, विधि चलो फिर हम चलते हैं। तब विधि के पिता विधि को वह मोतियों की माला देते हैं, जिससे कि वह रीवा के अदृश्य होने पर भी उसे देख सके। और तभी रीवा और सम्राट दोनों अदृश्य हो जाते हैं। और तब विधि पुनः महल की ओर चल देती है। और रीवा विधि के साथ चलता हुआ हर एक मार्ग को बड़े ध्यान से ही देख रहा था। और रीवा को हर एक मार्ग को देखने पर उसे कुछ धुंधला सा याद आ रहा था कि वह इन मार्गों में बचपन में किस तरह खेला करता था। और ये सब देखते हुए रीवा थोड़ा पीछे ही रह जाता है विधि और सम्राट से। और विधि सम्राट आपस में दोनों बातें करते महल की ओर बढ़ते रहते हैं। और बातें करते हुए ही सम्राट विधि को देखते हुए कहता है, विधि आपने मेरे लिए कुछ किया है, इसका उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा। आपकी वजह से ही आज मैं इस खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ और मुझे मेरे बचपन का मित्र भी मिल गया है। बस अब तो मैं यही चाहता हूँ कि शीघ्र हम यहाँ से बाहर जा सके, ताकि हम इस जंगल में जाकर अपने अपनों को ढूंढ कर उनसे मिल सकें और उन्हें अपने साथ ले जाकर अपने गांव में खुशी से रह सकें। पर विधि सम्राट की बात सुनकर एकदम शांत हो जाती है। वह सिर्फ सम्राट की बातें सुनते हुए महल की ओर ही बढ़ रही थी। पर विधि शायद कुछ सोच रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भी झलक रही थी। जब सम्राट ने विधि की उदासी देखी तो वह विधि से कहता है, विधि क्या हुआ आपको। पर पहले तो विधि कुछ नहीं बोलती, पर कुछ देर में विधि कुछ सोचते हुए सम्राट की ओर देखती है और फिर अपनी नम आंखों से सम्राट को देखते हुए कहती है, सम्राट क्या आप यहाँ से जाने के बाद आप मुझे भूल जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तब सम्राट पहले कुछ सोचता है, फिर अपना मुख दूसरी ओर करते हुए कहता है, शायद हाँ, मैं तुम्हें एक दिन भूल ही जाऊंगा यहाँ से जाने के बाद। और विधि मैं ये सब हमेशा हमेशा के लिए भूल ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि जितना समय मेरा यहाँ बीता है उसे तो मैं भुला ही देना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद सम्राट विधि की आंखों को देखता है, जिनसे शायद सम्राट की यह बात सुनकर आंसू टपकने ही वाले थे। पर तभी सम्राट फिर से विधि से कहता है, पर आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हो, क्योंकि आप भी तो एक दिन मुझे भूल ही जाएंगे यहाँ से जाने के बाद। वैसे भी आपको तो मुझे भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि। पर इसके आगे सम्राट कुछ कहता कि विधि धीमी आवाज़ में सम्राट की आंखों में देखते हुए कहती है, सम्राट आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि आप एक दिन मुझे भूल जाओगे, पर जो आपने कहा है कि एक दिन आखिर मैं भी आपको भूल ही जाऊंगी, तो वह आपने गलत कहा है। क्योंकि आप मुझे भूल सकते हैं, पर मैं आपको अपने पूरे जीवन काल में एक पल के लिए भी शायद भूल नहीं पाऊंगी। और इतना कहते हुए विधि के आंसू बहने लगते हैं। पर विधि के आंखों में सम्राट आंसू देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि सम्राट तो सिर्फ विधि से परिहास कर रहा था। वह तो सिर्फ विधि से जानना चाहता था कि ये सुनकर आखिर विधि क्या कहेगी, क्योंकि सम्राट तो खुद ही विधि को चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता था, क्योंकि वह तो विधि से तब से प्रेम करता था जब उसने पहली बार विधि को देखा था। और फिर सम्राट विधि के बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, विधि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए अचानक से। पर विधि एकदम शांत थी। पर विधि जितना शांत थी उतना ही उसकी आंखें सम्राट से कुछ कह रही थी। और सम्राट भी विधि की आंखों को देखकर समझ जाता है कि विधि की आंखें क्या कह रही हैं। और तभी सम्राट विधि को अपने गले से लगा लेता है और फिर विधि से कहता है, विधि आपने ये कैसे मान लिया कि मैं आपको भूल जाऊंगा। मैं तो आपको कभी चाहकर भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैं। पर सम्राट इसके आगे कुछ कह ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं क्या सम्राट। कहो ना, आप क्या कहना चाहते हो, विधि ने धीमी आवाज़ में सम्राट के कानों के पास कहा। और जब रीवा ने सम्राट और विधि को गले लगे हुए देखा तो वह उससे काफ़ी दूर ही रुक जाता है। और तभी सम्राट विधि से थोड़ा रुक रुक कर कह देता है, विधि, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही प्रेम करता हूँ और मैं तो आपसे बहुत पहले ही कहने वाला था, पर मैं। और तभी विधि भी कहती है, सम्राट मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। और थोड़ी देर में सम्राट अपने पीछे देखता है, तब उसे याद आता है कि उसके साथ तो रीवा भी था, पर सम्राट को रीवा पीछे नहीं दिखता। तब वह विधि से कहता है, विधि ये रीवा कहाँ गया। मैं आपसे बातें करते करते उसे भूल ही गया था कि मेरे साथ रीवा भी है। मैं भी भूल गई थी सम्राट, विधि ने भी पीछे देखते हुए कहा। और फिर दोनों थोड़ा पीछे लौटकर आते हैं तो रीवा वही एक विशाल वृक्ष के पास खड़ा उसी वृक्ष को देखते हुए शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था।
और फिर रीवा को देखते हुए सम्राट काफ़ी तेज़ आवाज़ में रीवा को आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाते हुए सम्राट रीवा के करीब पहुंच जाता है। पर रीवा अब भी उस वृक्ष पर लगे हुए फलों को देख रहा था। सम्राट रीवा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, रीवा आप यहीं रुक गए थे और आप इस वृक्ष को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? तब रीवा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए ही कहता है, सम्राट ये वही वृक्ष है जिनके फलों को तोड़कर मैं अपने बचपन में खाया करता था अपने मित्रों के साथ। तब रीवा की यह बात सुनकर सम्राट थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, रीवा आप ये क्या कह रहे हैं? बचपन में तो हम अपने गांव में थे। पर तभी विधि सम्राट को देखते हुए कहती है, सम्राट आप शायद भूल रहे हैं, रीवा अपने पिछले जन्म की बात कह रहे हैं। पर तभी विधि रीवा से कहती है, रीवा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि कुछ ही समय में संध्या हो जाएगी और संध्या होते ही महल का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है। और फिर तीनों वहाँ से तेज कदमों के साथ महल की ओर प्रस्थान करते हैं और कुछ ही देर में वह तीनों महल के मुख्य द्वार के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही विधि उस मुख्य द्वार के पास पहुंची और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही मुख्य द्वार के रक्षक विधि को रोकते हुए कहते हैं, अब कहाँ जा रही है तू दासी? तब विधि एकदम धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे अंदर जाकर कुछ कार्य करने हैं इसलिए जा रही हूँ। पर जो दो रक्षक थे उस द्वार के, उसमें से एक कहता है, अब तेरा जो भी कार्य है वह कल आकर करना, क्योंकि अब यहाँ की सभी दासी जा चुकी हैं, सिवाय महारानी की कुछ मुख्य दासियाँ हैं और महारानी का आदेश है कि संध्या के बाद महल में कोई भी ना आए। और यह सब मुख्य द्वार को बंद करने का आदेश दिया है उन्होंने। और तभी वह दोनों रक्षक उस द्वार बड़े से मुख्य द्वार को बंद कर देते हैं। और वहीं खड़े रीवा और सम्राट भी ये सब देख रहे थे। और तब विधि उस द्वार से काफ़ी दूर आकर रीवा और सम्राट से कहती है, रीवा अब हम क्या करेंगे? अब कैसे जाएंगे अंदर? क्योंकि यह द्वार तो अब कल सुबह ही खुलेगा और दिन में हम इस महल में जाकर हर एक कक्ष को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हर एक कक्ष में द्वार पर दो रक्षक होते हैं। और तब रीवा वहीं खड़ा उस द्वार को देखते हुए सोचने लगता है कि उस द्वार को किस तरह से खोला जाए और अंदर कैसे पहुंचा जाए। और वहीं दूसरी तरफ त्रिपाली अपने गुप्त कक्ष में जाकर अपनी शक्तियों से यह पता करने में लगी हुई थी कि वह तिगांक्षनी यानी अनुवर्णा इस समय कहाँ पर है, क्योंकि त्रिपाली जानती है कि अगर वह यहाँ इस महल में आ गई तो उसका अंत तो निश्चित ही था और जो उसका बरसों का सपना था वह भी उसके सामने सपना ही टूट जाएगा। इसलिए त्रिपाली ने जब तिगांश को देखा था, उसे देखकर ये आभास हो गया था कि अगर तिगांश का पुनर्जन्म हो गया है तो फिर तिगांक्षनी का भी पुनर्जन्म जरूर हो गया होगा। इसलिए त्रिपाली तिगांक्षनी को यहाँ तक पहुँचने और उसे उसके पिछले जन्म का कुछ याद आने से पहले ही उसका अंत कर देना चाहती थी। उस तक पहुँचकर क्या रीवा महल के अंदर जाकर महाराज को ढूंढ पाएगा और क्या त्रिपाली अनुवर्णा यानी तिगांक्षनी का अंत कर पाएगी? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।